अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपको जरूर सुनना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर और सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक एनवीडिया और उनके लीडर जेनसन हुआंग क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं अगले साल, उनका फोकस किस पे है जिससे कि आपकी जिंदगी में चेंज हो। और CES का एनवीडिया का की नोट हुआ है 2025 का, उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में आसान शब्दों में। जो लाइव स्ट्रीम थी मैंने लाइव देखी, सुबह 8 बजे मैं बैठ गया था और जब लाइव स्ट्रीम चालू हुई तो दुनिया का सबसे ताकतवर, समझदार और अमीर व्यक्तियों में से एक जेनसन हुआंग जोक मारने की जो बहुत ही बुरी कोशिश करता है ये बंदा मेरे को इतनी क्रिंज आती है, बेचारा जोक मारता कोई नहीं हंसता उसके जोक पे। Do you like my jacket? I thought I'd go the other way from Gary Shapiro. स्टार्टिंग में जोक मारा, अपनी शाइनी सी जैकेट दिखाई कि देखो मेरी जैकेट अच्छी लग रही है। अगर आपको नहीं पता हो, जैसे स्टीव जॉब्स का एक स्टाइल हुआ करता था कि ब्लैक टर्टल नेक वो पहनते थे, नीचे ब्लू जीन्स पहनते थे, ऐसे ही जेनसन हुआंग का स्टाइल है, ये ब्लैक लेदर जैकेट पहनते हैं। जितने भी आप कीनोट्स में आप देखोगे इन्हें ब्लैक लेदर जैकेट में ही देखोगे। साथ में मैं ये बता दूं क्राउड बहुत बड़ी थी, जितनी उम्मीद की जाती है इस तरह के कीनोट्स होते हैं उससे भी ज्यादा बड़ी क्राउड थी। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये जो कीनोट प्रेजेंटेशन हुई है एनवीडिया की तो उसमें ग्राफिक कार्ड्स की बात हुई होगी, तो मैं आपको साफ बता दूं कि जो कंज्यूमर्स के लिए ग्राफिक कार्ड होंगे ना वो सेक्शन शायद 10% का था इस पूरी कीनोट में। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कंपनी का फोकस है कहां पर, मोस्टली AI की तरफ है, लेकिन AI की तरफ किस तरीके से है, क्योंकि इसमें एनवीडिया के जो लीडरशिप है उसने गेमिंग की, PCs की, ग्राफिक कार्ड्स की तो बात करी है, लेकिन साथ में AI की, ऑटोनोमस व्हीकल्स की, रोबोटिक्स की, इन सब की बात करी है। एंड ये समझने की आप कोशिश करो कि एनवीडिया नंबर 1 मतलब टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में, सबसे ज्यादा पैसों वाली कंपनीज में कैसे आ रही है। वो क्या बेच रहे हैं, सिर्फ ग्राफिक कार्ड नहीं, उनका तो बहुत ही छोटा सेक्शन है ग्राफिक कार्ड जो हम लोग खरीदते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि एनवीडिया जो है ग्राफिक कार्ड बेच के ही, ये जो गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड्स आते हैं इन्हें बेच के अमीर हुआ है। नहीं, ये एक बिजनेस है जो बिजनेसेस को सोल्यूशन देता है। तो आप ये सुनो एनवीडिया की सोच कि वो कहां जा रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री कहां जा रही है, क्योंकि आपको कई नया बातें पता चलेंगी इस वीडियो में। आप भी चौंक जाओगे कि एक लीडर कैसे समझाता है लोगों को कि कैसे रोबोटिक्स में चैट जीपीटी मूवमेंट बिल्कुल आने वाला है। जैसे चैट जीपीटी ने सबको हिला दिया था, ऐसे ही रोबोटिक्स में ऑलमोस्ट आने वाला है। कैसे एक सुपर कंप्यूटर जो उन्होंने ओपन AI में दिया था, इलोन मस्क को जाके दिया था, वो सुपर कंप्यूटर अब आप खरीद सकते हो अपनी AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सिर्फ $3000 के लिए। यही सब कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है वीडियो, क्योंकि आप लोग ज्यादातर कोशिश करते हो कि हम सिर्फ गेमिंग की बात करते हैं, ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं, दुनिया उससे बहुत आगे जा रही है। कई लोग आप में से यही सोचते रह जाते हो कि $2000 का 5090 लोग कैसे खरीद लेते हैं, हम तो नहीं खरीद सकते। इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूं तो ये करीबन 2,50,000 का बढ़ता है, 2,70,000 तक का ये ग्राफिक कार्ड जाएगा RTX 5090। ये कैसे लोग खरीदते हैं, ज्यादातर लोग गेमिंग के लिए नहीं, इसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, वो उससे कुछ पैसे जनरेट करेंगे। तो ये सब चीजें आप समझोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा कि आगे कैरियर में क्या करना है। और कई लोग आप में से जो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली वगैरह में जो है किसी IT सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, तो आपको डर जाना चाहिए कि क्योंकि इसकी कीनोट में ही कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दिखाए हैं कि कई लोगों की जॉब्स कैसे खाएगा AI। आप ये वीडियोस देखते रहते हो कि अब जॉब्स जाने वाली हैं, इनकी जॉब्स चली जाएंगी, ये और वो। लिटरली वर्कर्स पैदा किए जाएंगे वर्चुअल और आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। कई लोग जो आप लोग काम कर रहे हो मल्टीनेशनल्स में अपने शहर छोड़ के दूसरे शहरों में, तो आप ये सुन लो, उसके बाद खुद जज करो कि क्या नहीं मैं तो इतना स्किल्ड हूँ, मुझे इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नॉलेज है। लेकिन अगर आप उतने स्किल्ड नहीं हो, बेसिक स्किल्स हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल कोई बहुत खास नहीं है, तो टाटा बाय बाय हो जाएगी और जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि ये डिप्लॉय हो चुके हैं सॉफ्टवेयर्स। चलिए कीनोट की शुरुआत कर लेते हैं। पहले शुरुआत होती है 1993 की स्लाइड्स दिखा के कि एनवीडिया की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक स्लाइड दिखाई जाती है कि 1999 में जो है GPU को इन्वेंट किया था एनवीडिया ने। GPU की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो आप देखते हो ग्राफिक्स उसको प्रोसेस करने वाली यूनिट। इससे पहले हुआ करते थे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो कंप्यूटर के सारे काम किया करते थे। साथ में ये कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन भी समझाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि AI की फाउंडेशन टोकन्स हैं।
जो वर्ड्स इमेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वगैरह वगैरह ऐसे एग्जांपल्स, ये सब टोकन्स की मदद से होते हैं। फिर वो 4 तरीके के एआईज के बारे में बताते हैं। आप भी एआई सुनते रहते हो, उन्होंने 4 तरह के एआई बताए हैं। उन्होंने अपने बताए कि हमारे पास कौन से एआई हैं। जैसे उन्होंने बताया परसेप्शन एआई, ये बेसिक एआईज होते हैं जो आप बहुत सालों से देख रहे हो, आपके फोन में भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक एआई सॉफ्टवेयर ही है। फिर आपने एक तबाही सी देखी जनरेटिव एआई में, जहां आप वर्ड्स डालते हो इमेजेस निकल आती हैं, जहां कुछ वर्ड्स डालते हो ऐसे लिख जाता है चैट जीपीटी के अंदर। फिर अब आने वाले हैं एजेंटिक एआईज, कई तो डिप्लॉय हो चुके हैं। एजेंटिक एआईज होंगे जैसे आप किसी कंपनी में देखोगे, उनका कस्टमर केयर का जो भी हैंडल होगा वो एक एआई करेगा, उसको वो लोग कह रहे हैं एजेंटिक एआई। बेसिकली एक एजेंट, बेसिकली एक एम्प्लॉय जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। फिर होता है फिजिकल एआई। फिजिकल एआई हो गया, ये सब तो ठीक है, कंप्यूटर वाली बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअल फिजिकल एप्लीकेशन क्या है एआई का, वो आप देखोगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, रोबोटिक्स में। ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है एआई, तो इसलिए फिजिकल एआई कहलाएगा। जेनसन ये भी बताते हैं कि कैसे अगर आप किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट से एक जमाने में कहते कि हम गेम में जो दिखने वाला एक एक पिक्सल जो रेंडर हो रहा है उसको रिट्रेस करेंगे, वो कहेगा इम्पॉसिबल है। एक एक पिक्सल को रिट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टैक्सिंग है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसीलिए आप गेम्स में आज तक देखते हुए आए हो कि थोड़ा थोड़ा रिट्रेसिंग दे देते हैं, शैडोज में दे दिया, रिफ्लेक्शन में दे दिया, फुल ऑन पूरे गेम में रिट्रेसिंग कर पाना इम्पॉसिबल था अनटिल एंड अनलेस अब एआई की मदद से उन्होंने मॉडल ट्रेन नहीं कर दिया। रियल टाइम में तो रिट्रेसिंग नहीं कर सकते, लेकिन एआई की मदद से वो एक एक पिक्सल को रिट्रेस कर सकते हैं। और जहां एआई की बात आती है और गेम्स की बात आती है तो डीएलएसएस का नाम आता है। आप में से कई लोग इतने स्मार्ट हैं जिन्होंने सालों से देख रहे हो आप, जब से 20 जनरेशन लॉन्च हुई थी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड से, तब से आप लोग डीएलएसएस को जानते हो, डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग एआई मॉडल है। इसमें बेसिकली आज तक जो होता हुआ आया है वो होता हुआ आया अपस्केल कर दिया कि एक पिक्सल है उसके चारों तरफ और पिक्सल एआई ने जनरेट कर दिए। यानी कि 1080p में मान लो आपने वीडियो रेंडर किया है, गेम का आपका एक फ्रेम रेंडर हुआ है और वो 4K पे अपस्केल कर देगा, एआई अपने आप पिक्सल बना लेगा एक पिक्सल के चारों तरफ। लेकिन अब का डीएलएसएस जेनसन बताते हैं कि आपने एक फ्रेम तैयार किया, आगे के 3 फ्रेम्स वो खुद प्रेडिक्ट कर लेगा। यानी कि आपने रेंडर किया आपके ग्राफिक कार्ड ने एक फ्रेम और 3 फ्रेम एआई ने खुद जनरेट कर दिए। दिस इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। आप इस तरह से समझो कि एक कमजोर ग्राफिक कार्ड है जो ज्यादा एफपीएस नहीं निकाल सकता, लेकिन एआई की मदद से, डीएलएसएस 4 की मदद से अब वो कर सकता है। अब ये थी तो बड़ी अच्छी बात, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक फ्रेम रेंडर हुआ और 3 फ्रेम एआई ने जनरेट कर दिए डीएलएसएस की मदद से। लेकिन ये भी अभी देखना होगा कि कितना इफेक्टिव है। लेकिन मैं ये बता दूं, अब तक डीएलएसएस ने निराश नहीं किया है, डीएलएसएस से लोग खुश हैं और ये और अच्छा हो गया है अब। और फिर ज्यादातर जैसे हम लोगों को इंतजार था कि हमें ज्यादा एआई और रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मेडिकल साइंस में कैसे डेवलपमेंट कर रहा है एनवीडिया, इसके बारे में नहीं जानना, हमें चाहिए ग्राफिक कार्ड। अभी के लिए गेम पैसे बता दो इन ग्राफिक कार्ड के कितने कितने हैं, तो वो शुरू होता है। ये इंट्रोड्यूस करते हैं ग्राफिक कार्ड, दिखाते हैं कि RTX ब्लैकवेल फैमिली हम ये रिलीज कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले वो दिखाते हैं RTX 5090 ग्राफिक कार्ड और काफी लोग चौंक रहे हैं देख के, इतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड है और उसमें 2 ही फैंस लगे हुए हैं। इस बार का डिजाइन काफी तारीफ आ रही है, लेकिन अभी भी रिव्यूअर्स के पास जब ये जाएगा और फिर इसके टेम्परेचर्स आएंगे तब पता चलेगा कि ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में है कैसा। लेकिन कई लोग इस ग्राफिक कार्ड के फाउंडर्स एडिशन ग्राफिक कार्ड है, इसकी डिजाइन देख के ये तो अच्छा कर रहे हैं कि कम से कम वो 90 डिग्री वाला, तो वो जो 16 पिन लगाते थे जो फिर टूट जाता था, जिसकी वजह से बहुत बदनामी हुई थी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स की, अब वो थोड़ा स्लांट करके लगा दिया है तो तब भी मैनेजेबल है। जेनसन का कहना था कि इस बार का जो हमारा एआई है वो 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है प्रीवियस जनरेशन से, देखेंगे। और ये जो मैं डीएलएसएस का आपको सुना रहा था ना, बड़ा लैंग्वेज बड़ी प्यारी सी होती है कि प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर। वास्तव में सही बात है, गेम में आप किधर जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये तो नहीं पता होता, और आपका जहां फ्रेम है उससे 3 फ्रेम्स वो आगे जनरेट कर देगा, तो एक तरह से प्रेडिक्ट कर रहा है फ्यूचर। ये लैंग्वेज थी जेनसन की। साथ में जेनसन ने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्सचर कंप्रेशन एआई की मदद से आप लर्न कर सकते हो, मॉडल बना सकते हो, जिससे कि बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस बनती हैं और उनका एमबीज में साइज बहुत छोटा होता है, तो वीरैम उतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ग्राफिक कार्ड दिखाने से पहले तो जेनसन ने कहा कि आपको याद है RTX 4090 हमारा सुपरस्टार पिछली बार का मतलब सबसे ताकतवर ग्राफिक कार्ड $1600 पे हमने रिलीज किया था
और फिर जैनसन कहते हैं कि यही सेम परफॉर्मेंस RTX 4090 वाली आपको मिल जाएगी RTX 5070 पे। कितने रुपए में? $550 में। $1600, $550। RTX 5070 सीरीज के ग्राफिक कार्ड में आपको वो ताकत मिल जाएगी जो RTX 4090 में हुई थी। अब देखो आप, ये क्या है कि जब कोई ताकतवर अमीर पढ़ा लिखा आदमी कुछ इस तरह की बात करता है तो लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं वाह भाई वाह, बिलीव करने वाली बात है, क्यों झूठ बोलेगा। लेकिन ये कंपनी के मालिक है, जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें हो सकती हैं उतनी ज्यादा ये करेंगे। ये एक तरह से थोड़ा सा गलत है कहना, क्योंकि रेस्टराइजेशन पावर में दूर दूर तक नहीं होगा RTX 5070 RTX 4090 के बराबर में। फिर वो साथ में ये कहते थे AI की मदद से, यानी कि AI की मदद से तो फ्रेम्स जनरेट हो जाएंगे, तो उन्होंने इसे बराबर रख दिया है। खैर जैसे भी हो, हम देखेंगे कि कैसे पिछली जनरेशन का $1600 का ग्राफिक कार्ड RTX 4090 किंग ऑफ द किंग्स, वो कैसे आज का RTX 5070 $550 में दे देगा आपको। फिर उन्होंने बताया कि 5070 तो आपको बता ही दिया मैंने, $550 में मिल जाएगा। 5070 Ti आपको $750 का मिल जाएगा। RTX 5080 आपको $1000 का मिल जाएगा। और RTX 5090 उसमें तो आप बहस किया ही मत करो, वो आपको $2000 में मिलेगा, यानी कि कम से कम 2.5 लाख रुपए का मिनिमम होगा जब आप इंडिया में उसे खरीदोगे। कुछ कार्ड्स इसमें से आपको जनवरी से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में उन्होंने बताया कि RTX 5070 वाले आप लैपटॉप खरीद सकते हो $1300 में। RTX 4090 $1600 का ग्राफिक कार्ड, उसकी परफॉर्मेंस के बराबर वाला लैपटॉप आपको $1300 का मिल जाएगा। और वो लैपटॉप भी आधी पावर यूज करेगा क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन ये पावर जो है आप RTX 4090 के बराबर मत समझो, ये AI वाली बातें हो रही हैं जो वो परफॉर्मेंस बराबर बता रहे हैं। फिर लैपटॉप्स के प्राइसेस दिखाते हैं, वो के देखो इतने प्राइस में आपको लैपटॉप्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स का एक तरह से बातचीत अब खत्म होती है। अब थोड़ी नॉलेज वाली और AI वाली बातें शुरू होती हैं, जो डीप बातें कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। जैसे स्केलिंग लॉज ऑफ AI के बारे में बात करना शुरू करते हैं जैनसन। वो बताते हैं 3 तरह के होते हैं, प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, टेस्ट टाइम स्केलिंग। उनका फोकस टेस्ट टाइम स्केलिंग पे है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि टेस्ट टाइम स्केलिंग जो है AI के लिए, उसको मैसिव कंप्यूटेशनल की जरूरत है, बहुत ज्यादा ताकतवर उसे एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर से क्रिंज फैलनी शुरू हो जाती है। स्टेज पे से एक प्लेटफॉर्म निकल के आता है, उस पर एक शील्ड सी रखी होती है, गोल सी होती है, वो चमक रही होती है। बेसिकली वो ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे इतने सारे GPUs हमने एक बड़े सिस्टम में लगा रखे हैं। वो पूरी शील्ड होती है, वो गोला सा होता है, उस पे वो GPUs लगे होते हैं। और यहाँ पे जैनसन यार जोक मारने की कोशिश करता है। वो मतलब ये भी आप खुश हुआ करो कि सबसे अमीर और बुद्धिमान आदमी भी पैसे से फनी नहीं हो सकता, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन साली जनता इतनी कमी नहीं थी वहां पे। मैं कह रहा हूँ साले जैनसन जोक मार रहा है, हंस दो, अभी वो $100 बढ़ा देगा ग्राफिक कार्ड पे, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा झूठी मोटी हंस दो यार, जो कच्चा नहीं लग रहा तो भी। जैनसन जोक मारते हैं ऐसे शील्ड पकड़ के और ऐसे हाथ कर लेते हैं कि मार्वल वो एवेंजर्स वाला सीन था ना, कैप्टन अमेरिका वाला, कि वो जो है थॉर का हैमर आ जाता है, तो यहाँ थॉर का हैमर नहीं आता है जैनसन के पास। कई लोग के तो वो पहले तो जोक ही नहीं समझ में आया, सब लोग यही सोच रहे थे जैनसन ये कर क्या रहा है यार ये। उसके बाद जैनसन को जोक एक्सप्लेन करना पड़ा, तब जाके थोड़ा लोगों को समझ में आया। फिर वो एक मैसिव सा डाटा सेंटर्स के लिए कंप्यूटर दिखाते हैं कि कैसे मल्टीपल GPUs कनेक्ट होते हैं NVLink के थ्रू। एक बहुत बड़ी बताते हैं 1.5 टन का कम से कम है, कि इतना भारी है वो कि वो लोग जहाँ पे डाटा सेंटर्स पे शिप करते हैं तो ये ऐसे पूरा नहीं जैसा स्टेज पे रखा हुआ वैसा नहीं पूरा शिप करते, उसे डिसअसेंबल करते हैं, फिर वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ दोबारा असेंबल करते हैं, तब जाके डाटा सेंटर्स के लिए ये GPU प्रोसेसिंग यूनिट लग पाती है। वो ये बताना चाह रहे थे डाटा सेंटर्स को भी ये एक तरह से मैसेज होता है कि देखो जो तुम्हारे पास था उससे ये 3 टाइम्स सस्ता है, या फिर ऐसे कह लो कि ये आपके पास जो इस समय भी GPU का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ये 3 गुना ज्यादा ताकतवर कह लो, या फिर 3 गुना ज्यादा इसे सस्ता कह लो। बेसिकली ब्लैकवेल आर्किटेक्चर की तारीफ कि ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत ताकतवर है, 3 टाइम्स। फिर इसके बाद दोबारा से जैनसन जो है जोक मारने की, वो आदमी मुझे पता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना सर की एजुकेशनल सी बातें, तो आदमी थोड़ा लाइट मूड में लाना चाहता है लोगों को।
लेकिन एक बार को उसके लिए किसी को हायर कर लो, आप पे ना हो पाएगा। जेनसन फिर जोक मारते हैं कि मेरे को चेयर दे दो यार बैठने के लिए, मैं थक रहा हूँ। अब वो थोड़ा दिखता तो है ही, ये स्क्रिप्टेड है ये, तब किसी ने कहा चेयर वेयर क्या लोगे, चुपचाप स्पीच देते रहो वहाँ खड़े खड़े, तो वो देने लगते हैं। फिर जोक मारते हैं कि इतने बड़े स्टेडियम में जो है चेयर नहीं है, ये तो इसी तरीके से हो गया कि आप लोग एनवीडिया आओ और हमारे पास आपको दिखाने के लिए ग्राफिक कार्ड ना हो। हाँ, कोई नहीं हंसा इस जोक पे। और फिर मैं जनता को इतना कोस रहा था, मैंने सालों हंस दो, $200 बढ़ जाएंगे ग्राफिक कार्ड पे। फिर एजेंटिक एआई की बात शुरू होती है, जो कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था। एजेंटिक एआई बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो कईयों को रिप्लेस करने वाले हैं, ये टेस्ट टाइम स्केलिंग जो है एआई की, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। फिर वो स्क्रीन पे भी दिखाते हैं कि कैसे कई मॉडल्स जो है, आप कुछ रिस्पॉन्स मांगोगे, कुछ क्वेश्चन मांगोगे इस एजेंट से, इस एम्प्लॉय से, तो कितनी चीज़ें उसके पीछे का। पहले तो सिर्फ एक मॉडल काम कर रहा होता था, अब तो उसके पास कई रीजनिंग्स, कई मॉडल्स, कई इंटरनेट का कनेक्शन, उस सब के थ्रू प्रोसेस करके वो आपको एक पूरा रिस्पॉन्स देगा, वेरी क्लोज टू अ ह्यूमन। मतलब एक ह्यूमन की तरह उसे एग्जैक्टली डिफाइन करेगा कि मेरा मिशन क्या है, कैसे इस मिशन को हासिल करने के लिए डिफरेंट टास्क में मैं इसे कैसे तोड़ूं, और उसके लिए कौन कौन से मॉडल यूज करूंगी। क्योंकि कोई भी आप काम करते हो उसके लिए आपको पहले डिफरेंट टास्क में उसे तोड़ना पड़ता है, एक साथ तो आप काम नहीं कर सकते। और उन डिफरेंट टास्क के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करने, कि गूगल पे जाके सर्च भी करनी है, प्रीमियर प्रो में जाके मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सारी चीजें वो डिफाइन करेगा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की तरह। जेनसन का स्टेटमेंट है कि ये जो एआई एजेंट्स हैं, दे आर द न्यू डिजिटल वर्कफोर्स वर्किंग फॉर अस, विद अस। और ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत क्लियर कर देता है। अगर आप इन मॉडल्स के बारे में थोड़ा जानकारी इस कीनोट में भी आप देख लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे जो है नॉमिनल वर्क्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये मैं मल्टीनेशनल टाइप की कंपनीज में कह रहा हूँ खासकर। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया कि जैसे हमारे पास है एनवीडिया के निम्स और एनवीडिया का नीमो। एनवीडिया निम्स तो हो गए बेसिकली मॉडल्स, जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, इन्हें आप इस्तेमाल करो। वर्कफोर्स बढ़ानी है, एम्प्लॉय तैयार करना है ना आपको, तो उसको कुछ सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए मॉडल्स हैं। और जो खुद एम्प्लॉय होगा उसका नाम रखा है एनवीडिया नीमो। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एजेंट्स तैयार कर सकती है, इसके थ्रू आप करो, इन चीजों को इस्तेमाल करो। अगर आपको लग रहा हो ना थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये पर्टिकुलर बंदों के लिए कम, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा है, तो वो लोग तो कर लेंगे, उन्हें सिर्फ मॉडल्स ही चाहिए थे। और उसमें वो ये भी समझाते हैं कि कैसे एनवीडिया जो है इकोसिस्टम्स के साथ काम करना पसंद करता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर्स, ये मॉडल्स, ये एआई जो इकोसिस्टम्स हैं। और इसमें आप जब देखोगे, इमेज देखोगे, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सिस्टम इंटीग्रेटर्स में ज्यादातर आपको इंडियन कंपनीज नजर आएंगी। यही मैं कह रहा था कि कैसे कई लोग रिप्लेस होगा। ज्यादातर आप जो एमएनसीज होती हैं उसमें आपको यही कंपनी नजर आएंगी, ये अप्लाई करने वाली हैं, इनके साथ साथ और करेंगी। अभी पूरी कंपनियों की लिस्ट तो नहीं दे सकता ना आदमी, जो मेजर है वही कर सकती है। और मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेटर्स में आप देखो इंडियन कंपनीज का नाम आ रहा है। और एक्चुअली में सही बात है कि वो ये कहते हैं कि बिलियंस ऑफ नॉलेज वर्कर्स हैं। जैसे खेती वेती कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, ज्ञान बटोरना, फिर उसके साथ काम करना, नॉलेज वर्कर्स हैं। अब उनके लिए एआई एक टूल नहीं है। अब तक तो चलो एक बार वो कह रहे थे कि हम एआई एक टूल है, आप बाकी काम कर सकते हो, एक टूल है, इसको यूज कर लो। अब वो कह रहे हैं ये तो फाउंडेशनल है। मतलब फाउंडेशनल का एग्जांपल ये है कि कोई आज के ज़माने में एक नॉलेज वर्कर है, वो कहे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप कहोगे भाई किस तरह के नॉलेज वर्कर हो। वो ज़माना तो गया कि सिर्फ आप किताब से पढ़ सकते थे और कॉपी पे काम कर सकते थे, तो आप कहला सकते थे नॉलेज वर्कर। लेकिन आज तो फाउंडेशन है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, तब आप नॉलेज वर्कर कहलाओगे। सिमिलरली अब एआई की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये तो फाउंडेशनल हो गया है। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन सारे नॉलेज वर्कर्स को एआई असिस्टेंट्स चाहिए, वहीं ये सब चीजें काम आती हैं। और उनका ये कहना है कि हम एक बार को एंटरप्राइजेस के साथ डायरेक्ट नहीं काम करते हैं कि हमारे लिए सोल्यूशन बना दो, नहीं। वो कहते हैं हम इकोसिस्टम को देते हैं, हम डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। एक बार टूल बन जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन है खुद ही उठाएगी इसे, हम तो डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। वो कहते हैं जैसे हमने आज तक इतने सालों में अपनी कूडा लाइब्रेरीज तैयार करी थी जिन्हें लोग इस्तेमाल करते थे, हम एआई लाइब्रेरीज तैयार करेंगे जिन्हें कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादातर ये ओपन सोर्स होगा, जो कि बहुत बड़ी चीज है। अब वो बताते हैं, जब ये बताते हैं ना, तो मैं भी थोड़ा गौर कर रहा हूँ कि हाँ ये भी सच है कि एआई जो है बेसिकली डिजाइन किया गया था क्लाउड में रहने के लिए। क्लाउड में ही तैयार करेंगे, क्लाउड में ही वो रहेगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ हो जाता था, फोन्स वगैरह में हो जाता था। फोन के हार्डवेयर इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो इसलिए क्लाउड में एआई है, आपका काम होता रहेगा, बस इंटरनेट से आप कनेक्ट रहो। या फिर आप जो है आगे वेरिएबल्स आएंगे, वो एग्जांपल देते हैं मेटा ग्लासेस का कि आपके ग्लासेस हैं, ये इसी में एआर होगा,
आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसमें तो फीड नहीं कर सकते, ग्लासेस में इतना हार्डवेयर पावरफुल नहीं है, तो ये क्लाउड से कनेक्टेड है, तो वो जो AI का सपोर्ट है इसे मिलता रहेगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक चुल होती है, मेरे अंदर भी है, और कई फायदे भी होते हैं। लोग चाहते हैं कि जो ये AI मॉडल्स हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो अपने अपने PC में ला सकें। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल विंडोज PC को हम AI PC में कन्वर्ट कर दें। और जैसे कि मैं बता भी रहा हूँ, कई चीजें फ्री हैं, तो आप ये मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो अपने PC में अगर आपके पास जगह है, क्योंकि ये मॉडल्स कई बार बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और ग्राफिकल पावर भी चाहिए होती है आपको जो अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर ये कर सकते हो आप, तो ये डाउनलोड करके आप अपने PC पे इन्हें रन कर सकते हो, आप इनके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हो। वो चाहते हैं कि विंडोज PC के अंदर AI जनरेटिव APIs जो हैं वो तैयार हों। अगर APIs आप नहीं जानते हो, बेसिकली ये ब्लूप्रिंट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है कि जैसे कोई गेम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपके हार्डवेयर के साथ बात करनी है, यानी कि कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड से बात करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके बीच में होता है API जो सॉफ्टवेयर की भाषा को हार्डवेयर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है, एक तरह से ट्रांसलेट कर देता है। तो APIs आप देखते हुए आए, उसका एक एग्जांपल, एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, DX12, डायरेक्ट एक्स 12, जो कि आप सुनते हुए आए हो, एक API है। ऐसा ये चाहते हैं कि AI के APIs हों, इसलिए एनवीडिया का जो सॉफ्टवेयर स्टैक है AIs का, वो विंडोज के साथ एकदम कंपैटिबल हो। और अब आप देखो कि कई लैपटॉप्स, ज्यादातर ये लैपटॉप्स में ही आते हैं, उसमें प्री बिल्ट AI बेक्ड इन आएगा आपके विंडोज के साथ। वो इसका एक एग्जांपल भी दिखाते हैं एक वीडियो के थ्रू कि कैसे आप 3D एसेट्स बस आप रख दो इमेज जनरेशन के लिए, क्योंकि कई बार तो आप वो टेक्स्ट टू इमेज करते हो कि आपने सिर्फ एक टेक्स्ट डाला और वो इमेज जनरेट हो गई। कई बार लोग चाहते हैं बिल्कुल खास सीन तैयार हो, जो ग्राफिक डिजाइनर है वो अपनी मर्जी चाहता है, वो AI पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। तो वो क्या है, कई एसेट्स रखते हुए दिखाएंगे 3D, और उसमें आप कैमरा एंगल भी चेंज कर सकते हो। अब जेनसन बात करनी शुरू करते हैं फिजिकल AI के बारे में। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि कई तरह के AIs होते हैं, जैसे परसेप्शन AI के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपका स्पीच रिकॉग्निशन है फ़ोन पे, बड़ा ही बेसिक। फिर जनरेटिव AI आ गया, जैसे चैट GPT में कि आप टेक्स्ट डालते हो तो कुछ जनरेट हो जाता है। फिर एजेंटिक AIs के बारे में अभी मैंने आपको इतना समझाया कि कैसे एम्प्लॉयज़ तैयार हो जाएंगे, उन्हें मॉडल्स दे देंगे एजेंटिक AI। फिर फिजिकल AI की बात अब शुरू होती है। फिजिकल AI बेसिकली हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ AI काम करे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो गाड़ी को चला सकती है रोड पे खुद से। वो एक रोबोट के अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा सकती है जिससे कि वो खुद चल के काम कर सके, फिजिक्स को समझ सके, ग्रेविटी क्या होती है, कैसे चीज़ उठाऊंगा, कितनी ज़ोर से पकड़ूं कि पिचक ना जाए, ये सारी फिजिकल चीज़ें फिजिकल AI के अंदर काउंट होती हैं। और ये थोड़ा मुश्किल था, कंप्यूटर पे तो आप जानते हो आसान है, मॉडल ट्रेन किया वो निकालता है, लेकिन ये AI के लिए एक नया फ्रंटियर है जहां AI फिजिकल वर्ल्ड को समझता है, फिजिक्स को समझता है। फिर वो बताते हैं कि हमारा एनवीडिया का कॉस्मोस है, ये है वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल, ये डिजाइन किया गया है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड, AI मॉडल है। फिर वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वीडियो वगैरह के थ्रू। वो बताते हैं कि ये AI मॉडल है जो ट्रेन हुआ है 20 मिलियन आवर्स ऑफ वीडियो पे, टू लर्न द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स इन रियल वर्ल्ड। और ये भी ओपन सोर्स है, एनवीडिया कॉस्मोस, ये गिटहब पे है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो इसे। फिर जेनसन बताते हैं कि कैसे एनवीडिया ओमनीवर्स था। अच्छा, एनवीडिया ओमनीवर्स पहले से है और हम सब लोग जानते हैं कि ये क्या चीज है। ये फिजिक्स ग्राउंडेड जो है सॉफ्टवेयर है और ये एक तरह से सिमुलेटर की तरह है। फॉर एग्जांपल एनवीडिया ओमनीवर्स में अगर आप एक ट्रक दिखाओगे तो वो ट्रक जो है फिजिक्स के लॉज को फॉलो करेगा। जैसे एक भारी ट्रक होता है तो वो बहुत तेज नहीं जा सकता है, वहीं एक हल्की सुपर कार हो सकती है, वो जा सकती है, वो फिजिक्स को फॉलो करेगा एनवीडिया ओमनीवर्स में। और इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने एनवीडिया कॉस्मोस से। एनवीडिया कॉस्मोस जो है वो AI है और एनवीडिया ओमनीवर्स जो है वो एक सिमुलेटर है, फिजिक्स ग्राउंडेड है, उसमें AI का कोई ज्यादा रोल नहीं था, वो फिजिक्स सीखा हुआ है बस। जिससे कि एनवीडिया कॉस्मोस जब कुछ जनरेट करे तो वो कोई हवाई चीजें ना हो, वो ग्राउंडेड हो रियलिटी में, फिजिक्स को फॉलो करती हो। ये वो AI मॉडल है जो अनाप शनाप चीजें नहीं निकालेगा। लेकिन ये सब तुमने समझा दिया, एनवीडिया ओमनीवर्स, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा एनवीडिया कॉस्मोस, इसको कनेक्ट कर दिया। इसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फिजिकल AI में इसका एप्लीकेशन है, रोबोटिक्स में इसका एप्लीकेशन है, और मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि एनवीडिया कॉस्मोस कैसे बेनिफिट करेगा। और फिर से वो जेनसन जो है गंदा जोक मारने वाला है, वो भी किसी का पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक जोक था। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स के अंदर हम जो है प्रपोज करते हैं 3 कंप्यूटर सोल्यूशन।
3 कंप्यूटर सोल्यूशन के बारे में भी बताता हूं मैं आपको, लेकिन उस घटिया नहीं, ठीक जोक था यार, कि ये आपने सुना होगा 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन एनवीडिया आपको दे रहा है 3 कंप्यूटर सोल्यूशन। अब किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, 3 बॉडी प्रॉब्लम जो है एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल्स की सीरीज है, मेरे ख्याल से चाइना में ये बनी है, तो लेकिन अब पूरी दुनिया में छा चुकी है और नेटफ्लिक्स ने इस पे एक सीजन भी निकाला है। सीजन काफ़ी हिट हुआ था, अच्छा है। लेकिन अगर आपको जानना हो कि 3 बॉडी प्रॉब्लम कैसी है, मैं अब आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी है। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं सुनी जो उसमें कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हो, 3 बॉडी प्रॉब्लम ढक्कन उड़ा देगी आपके दिमाग के, ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं सुने होंगे आपने। तो अगर आप कहोगे स्टोरी मुझे सुननी आएगी तो मैं कहाँ से जाऊँ, नॉवल तो मैं पढ़ने से रहा इतने सारे, क्योंकि कई सारी नॉवेल्स की सीरीज है इसकी। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लंबे वीडियो होंगे उसके, 1-2 घंटे के हो सकते हैं, लेकिन आपको सही में ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी जैसी पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो जेनसन कहते हैं कि रोबोटिक्स के लिए या फिजिकल एआई के लिए हमें बेसिकली 3 कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। एक कंप्यूटर चाहिए होगा जो एआई को ट्रेन करेगा, जिसे वो डीजीएक्स कंप्यूटर कह देते हैं। फिर एक कंप्यूटर होगा जो एआई को डिप्लॉय करेगा, इसे वो एजीएक्स कंप्यूटर कह देते हैं। बेसिकली ये आपके कार में या रोबोट के अंदर भी जो दिमाग होगा ना, वो भी तो एक एआई है, वो पहले से ही है, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है एआई को। तो ये दूसरा कंप्यूटर हो गया। अब तीसरा कंप्यूटर जो है बेसिकली वो 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, और यहीं पे एनवीडिया ओमनीवर्स और एनवीडिया कॉस्मोस की जरूरत होती है। अब क्या होगा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जेनसन ने जो दिया कि गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, अब उसके पास मिलियंस और आवर्स को फुटेज है ट्रेनिंग करने के लिए कि गाड़ी कैसे चलती है। नॉर्मली कुछ होता ही नहीं है रोड पे, लेकिन कुछ नैनो सेकंड्स के लिए कुछ क्लिप्स होंगी जिसमें अचानक हुआ और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन सीन्स की कमी बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करें? अब आप रियल वर्ल्ड में उस एआई को ट्रेन नहीं कर सकते। जैसे मुझे अगर ट्रेनिंग चाहिए हो तो मुझे तो 1000 घंटे चलानी पड़ेगी गाड़ी, तब जाके मेरी 1000 की ट्रेनिंग हो पाएगी। वहीं आप क्या करो, उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक एनवायरनमेंट दे दो जहां वो खुद प्रैक्टिस करता रहेगा, जहां उदाहरण के तौर पे वो 1000 आवर्स की प्रैक्टिस हो सकता है 1 मिनट के अंदर कर ले। उसको जो वो फिजिक्स वाला वर्ल्ड चाहिए था वो एनवीडिया ओमनीवर्स और एनवीडिया कॉस्मोस की मदद से उसे मिला। वहां पे वो जाके प्रैक्टिस करेगा, वहां वो कई सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के क्या तरीके हो सकते हैं, एक सेब उठाने के सारे जितने भी प्रेडिक्शंस हो सकते हैं वो सारे कर लेगा। यहां पर ये तीसरा कंप्यूटर काम आता है, बेसिकली जो एआई है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये उन्होंने जो ये एग्जांपल दे रहे थे ऑटोनोमस व्हीकल्स का, और साथ में ये भी घोषणा करी कि एनवीडिया जो है वो टोयोटा के साथ पार्टनर कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन के एवीज लाने के लिए। एवीज का मतलब हो गया ऑटोनोमस व्हीकल्स। और वो ये भी बताते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो पहली वर्ल्ड की मल्टी ट्रिलियन रोबोटिक इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो उसमें अब आप ये समझो, मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री बनने जा रही है, उसके लिए है ये पूरा खेल। आपके कंप्यूटर में जो है गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड है, उसके लिए नहीं थी एनवीडिया कंपनी, वो तो इनका एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है, लोग करते रहे कुछ ना कुछ। बेसिकली ये कंपनी अमीर हो रही है उन लोगों को बेच के जो ऑलरेडी मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में है। उनको ये हार्डवेयर भी दे रहे हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि व्हीकल्स के लिए, ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए जो प्रोसेसर आने वाला है वो 20 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाता अपनी लास्ट जनरेशन से। यानी कि जो अब नेक्स्ट ये आने वाले हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने वाली है, उसमें बहुत ही ताकतवर 20 टाइम्स मोर पावरफुल। नाम है इसका थॉर। ये बेसिकली ऑटोनोमस व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए ही है। फिर वो और वीडियो चलाते ही रहते हैं कि कैसे देखिए जो एवीज हैं वो रोड पे चलती रहती हैं, वीडियो चलता रहता है। एनवीडिया ड्राइव ओएस वगैरह के बारे में बताते हैं। फिर अगला पार्ट शुरू होता है रोबोटिक्स के ऊपर। थोड़ी सी कूल था थोड़ा सा, ये मैं सही बताऊं, मुझे आयरन मैन की याद आ गई। उसमें भी एक ऐसा ही सीन था कि स्टेज पे जो है ऐसी प्रेजेंटेशन चल रही होती है और रोबोट्स आ जाते हैं। तो ऐसी जेनसन के पास भी कई सारे रोबोट्स आ जाते हैं स्टेज पे। मैंने गिने 14 रोबोट्स थे। बड़ा सीन बड़ा तगड़ा लग रहा था। मुझे ये नहीं पता ये रियल रोबोट्स थे कि कुछ होलोग्राम टाइप का सा था या क्या था, 3D का किसी ने स्कल्प्ट कर दिया हो, लेकिन देखने में बड़ा कूल लग रहा था। यहाँ वो बताते हैं एनवीडिया के ही आइजैक ग्रूट फॉर जनरल रोबोटिक्स के बारे में। ये जनरल पर्पस रोबोट्स जो होते हैं कि मतलब आपने जैसे नहीं जनरल पर्पस एआई होता है कि मतलब उसके अंदर एआई पूरा डाल दिया, वो खुद फैसला करेगा।
उसको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर वो पूरा मॉडल डाल लो, बाकी सब वो खुद ही संभाल लेगा। बेसिकली जनरल पर्पस रोबोट्स के लिए ये ब्लूप्रिंट है। आइजैक ग्रूट जो है वो रोबोट फाउंडेशन मॉडल्स, डेटा पाइपलाइन, सिमुलेशन फ्रेमवर्क और थॉर रोबोटिक्स कंप्यूटर, ये सब इसके बारे में है, ब्लूप्रिंट है बेसिकली। और यहाँ वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हैं कि अभी आया नहीं है लेकिन बहुत ही करीब है, रोबोटिक्स के अंदर वो मूवमेंट आने वाला है, आपको ऐसी चीज़ें देखने वाले हो जैसी आपकी चीखें निकली थी जब पहली बार चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। अब तक मैं आपको सही बात बताऊं, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था अब लोग भूल गए हैं, थोड़ा धुंधली हो जाती है जब कोई चीज़ बीतती है, बुरे से बुरे हो जाए, अच्छे से अच्छा हो जाए, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। चैट जीपीटी आया था, ये अपने आप में एक जादू था, लोगों की चीखें निकल गई थी, सब कुछ चेंज हो गया था। अब खुद चैट जीपीटी जैसा मोमेंट नहीं दे पा रहा है। बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ दुनिया में आई थी, मतलब 16 वीडियो जनरेशन है, वो भी मैं कहता हूँ चलो बहुत बड़ी चीज़ है AI वीडियो जनरेशन, लेकिन जितनी गजब की चैट जीपीटी लॉन्च होने पे था वैसा मूवमेंट अभी खुद चैट जीपीटी नहीं दे पाया। और रोबोटिक्स में जेनसन कह रहे हैं कि ऐसा ही मूवमेंट आने वाला है, आप सबके मुंह खुले रह जाएंगे देख के। अब मैं आपको नहीं बता रहा था कि 3 कंप्यूटर सोल्यूशन, तो उसमें एक मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर होता है जो AI को ट्रेन करता है, ठीक है, AI मॉडल को ट्रेन करता है, उसको वो DGX कहते हैं। तो वो बताते हैं स्टेज में से निकलता है प्लेटफॉर्म, उस पर रखा होता है ठीक ठाक इसी कैबिनेट के बराबर का कंप्यूटर होता है, उसका नाम होता है DGX-1। ये आउट ऑफ द बॉक्स AI सुपर कंप्यूटर है कि मतलब कुछ ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता था, जेनसन भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो होते थे उसके लिए बाकायदा एक फैसिलिटी डिसाइड करो और उसमें मतलब बाकायदा इंजीनियरिंग करनी पड़ती थी। नॉर्मल कंप्यूटर की तरह वो कंप्यूटर नहीं, AI सुपर कंप्यूटर आप समझ रहे हो, घर के या कमरे के साइज का हो रहा है, उसकी वाटर कूलिंग हो रही है खतरनाक तरीके से, नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं है, वो सुपर कंप्यूटर है, बहुत सारी स्पेस और इंजीनियरिंग उसे चाहिए होगी, आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है बेसिकली ये। लेकिन ये जो कंप्यूटर था ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन था, सीधे कनेक्ट करो जैसे अपने नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं वैसा AI सुपर कंप्यूटर था। और वो बड़े कैजुअली, ये जैसे बड़े और ताकतवर और अमीर लोग होते हैं ना, बड़े कैजुअली स्टेटमेंट्स दे देते हैं और हम जैसे लोग जो हिल जाते हैं। यहाँ जेनसन क्या कहता है, अब मैंने जो ये DGX-1 था वो मैंने खुद डिलीवर किया था 2016 में एक स्टार्टअप कंपनी, आपने शायद नाम सुना होगा, OpenAI को मैंने ये कंप्यूटर दिया था। और जब मैंने दिया था तो वहाँ इलॉन मस्क भी थे, इलिया सस्कोविच भी थे। इलिया सस्कोविच मैंने नाम गलत ले लिया है, सस्कवेयर ऐसे कुछ नाम है, लेकिन वो बहुत बड़ा जो चैट जीपीटी आपने बनाया को फाउंडर है, उसका नाम कम आता है। और सैम ऑल्टमैन का नाम कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन इलिया जो है मेन इंजीनियर हुआ करते थे। तो कहते बड़ा कैजुअली हम गए और पार्टी जाड़ी हुई, मैंने डिलीवर किया, यही है वो DGX-1। तो लोग यार थोड़ा हिल जाते हैं कि चैट जीपीटी जैसी चीज़ जो है वो इसके थ्रू निकली है और ये AI आउट ऑफ द बॉक्स सुपर कंप्यूटर है और ये अब हम भी खरीद सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा कंप्यूटर फिर वो दिखाते हैं, ये हमने कर दिया छोटा, इतना सा कर दिया है जैसे कोई SSD वाली NAS हो, इतनी सी आती हैं, इसे ले जाओ। AI सुपर कंप्यूटर $3000 का मिल जाता है, चाहो तो 2 लगा लो और पावर बढ़ा लो। ये AI जो आप काम करते हो बेसिकली उसे बहुत ताकत चाहिए होती है, AI के लिए अलग ताकत चाहिए होती है। आपका ग्राफिक कार्ड जो है बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए, AI के लिए भी इसमें टेंसर कोर्स होते हैं, वो भर के टेंसर कोर्स और उन सब चीज़ों से भरा हुआ। बेसिकली वो एक सुपर कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एज अ वर्क स्टेशन भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसका मेन काम है मॉडल्स को ट्रेन करना। ये कंप्यूटर करने को, ये कंप्यूटर का बहुत टाइम ले लेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर आपको चैट जीपीटी स्टार्टअप जैसी पावर चाहिए आपको एक AI सुपर कंप्यूटर्स में, आपको वो मिल सकती है $3000 में। ये बहुत बड़ी बात है। नाम उन्होंने बताया कि इसका नाम हमने रखा है प्रोजेक्ट डिजिट, और अभी के लिए नाम है, किसी के पास अच्छा नाम हो तो हमें बता देना, फिर हम नाम रख देंगे। उसके अंदर वो दिखाते हैं कि GB10 सुपर चिप इसमें लगी हुई है, जिसमें ब्लैकवेल GPU है और ग्रेस CPU है। मीडिया टेक की मदद से इन्होंने बनाया है ये, इसमें इंटेल AMD के CPU नहीं लगे हुए हैं। फिर वीडियो चलता है कि ये हम अब आपको वीडियो दिखाएंगे कि हमने पिछले साल किया। बेसिकली कीनोट अब खत्म हो जाता है। मैं सही बताऊं, इस तरह के आप देखोगे कीनोट्स, ऐसा है आप इन्फ्लुएंसर, ज़्यादातर आप वीडियो देखोगे कि NVIDIA की CES 2025 में क्या अनाउंस हुआ है। लोग ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे कि 5070 लॉन्च हो गया $550 पे, बस यही बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। कहानी इससे बहुत बड़ी है। अगर आप फील्ड में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सोचो दुनिया कहाँ जा रही है। ये चीज़ें आ चुकी हैं,
जॉब में हो आप, मैंने एनवीडिया निम्स और एनवीडिया नीमो के बारे में बताया है, एजेंटिक एआईज के बारे में बताया है कि कैसे कंपनीज खरीदी। उसमें इंडियन कंपनीज के नाम है, टेक महिंद्रा, टीसीएस, सेंचर, विप्रो, ये ज़्यादातर हैं इसमें से। और कई तो दिखाई नहीं होंगी, कई तो मैं नहीं जानता कि कौन कौन से इंडियन कंपनीज हैं, लेकिन ये सब ये चीज़ यूज़ कर रही हैं। और आप समझो कि ये कई लोगों की नौकरियाँ खा लेंगी, इसमें तो डाउट मत रखो। साथ में बात ये भी नहीं होती है कि घबराने वाली, लेकिन ये भी सोचने की होती है कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो मैं किस फील्ड में जाऊँ, किसकी ज़रूरत पैदा हो रही है। जैसे आप में से कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि जैसे अगर आप ये कीनोट के बारे में जानो ही नहीं कि $3000 का आप भी एआई सुपर कंप्यूटर खरीद सकते हो, वही सुपर कंप्यूटर जो ओपन एआई के पास गया था चैट जीपीटी बनाने के लिए। और ऑब्वियसली इस चीज़ को 8 साल बीत चुके हैं, एनवीडिया जैसी कंपनी ने ग्राफिकल पावर में, एआई पावर में बहुत डेवलपमेंट कर दिया, तभी तो आपके हाथ में वो $3000 का बेच रहे हैं। ओपन एआई को थोड़ी ना $3000 को टाइम पहले बेचा होगा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर छापे होंगे। लेकिन दुनिया के बारे में समझना और वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी की बात सुनना, वो टेक्नोलॉजी कंपनी जो बाकी टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी भी दुनिया में है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती है, ये ज़रूरी है। जिससे कि आप क्या अगले भविष्य में, क्या आपको 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, कम से कम आज स्टेप ले पाओ। सिर्फ ये नहीं कि RTX 5070 लॉन्च हो गया है, $550 का, तालियां। बाय द वे बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, आप में से कई लोगों ने तो सुनना भी बंद कर दिया होगा, पूरा वीडियो भी नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इन चीज़ों को सुनना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने सुना हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कुछ जाना है आपने दुनिया के बारे में इस समय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडिया गेमर चैनल। वीडियो में तो गुड बाय, टाटा।